Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है, जो facts हैं, उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो students आज का जो discussion lecture है उसे start करते हैं। हमारी first news है जो controversy create हुई है भारत और इंडिया नेम के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने अपना जो कम्युनिकेशन है स्पेशली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पीएम के द्वारा भारत जो वर्ड है उसे यूज़ किया गया है G20 के इनविटेशन के अंदर। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आसियान की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं उसके अंदर भी उन्होंने भारत वर्ड है उसे मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दोनों वर्ड का ओरिजिन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों वर्ड का जो कंट्रोवर्सी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समय भी देखने के लिए मिलती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात की गई थी तो उस समय भी दोनों वर्ड में कौन से वर्ड को यूज किया जाए हमारी कंट्री को यहाँ पे एड्रेस करने के रिगार्डिंग में, तो उस समय भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर वोटिंग करवाया। तो इंडिया जो वर्ड है उसको ज़्यादा वोट मिले थे उस समय में। बट अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के द्वारा जो आर्टिकल 1 है, जो आर्टिकल 1 के अंदर भी 1 जो क्लोज है उसके अंदर बताया गया है कि बेसिकली इंडिया डेट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया डेट इज भारत मीन्स दोनों ही नामों को यूज किया गया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के द्वारा, इंडिया डेट इज भारत। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो स्टूडेंट्स जो रिसेंटली जो वर्ड यूज किया गया है भारत, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको पौराणिक जो समय है उस समय में, इसके अलावा जो वैदिक एज का जो समय है, पौराणिक समय, इसके अलावा जो वैदिक एज का जो समय है जिसके अंदर स्पेशली जो ऋग्वेदा का समय है, ऋग्वेदा के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर एक ट्राइब है भारता, और भारता के ही जो नेक्स्ट जो वंशज हैं उनको भारत का नाम, जमीन को भारत का नाम दिया गया। तो ऋग्वेदा के अंदर भारता ट्राइब का मेंशन है, ऋग्वेद के अंदर स्पेशली जो भारता ट्राइब है उसका मेंशन है। आप ये वैदिक एज को जब रीड करोगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर तो आपको उस समय में रीड करने का मिलेगा कि भारता नाम की जो ट्राइब है वो इंडिया के अंदर मिला करती थी। क्योंकि जन है, जन से आप देखिए कि जनपद बनेगा, ऐसे अलग अलग एक एक वर्ड से अलग अलग नाम है जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इसी भारता से आपको नेक्स्ट समय में जो भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष है उस वर्ड का मेंशन देखने के लिए मिलेगा इसी वैदिक एज के समय में। लेटर फेज में जो पौराणिक एज है, जो महाभारता है, उसके अंदर भी हमारे जो कंट्री की जो ज़मीन है इस कम्प्लीटली इस एरिया को भारतवर्ष का नाम दिया गया है। तो ये पौराणिक और वैदिक एज के समय भारत वर्ड का जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है कि हम भारत या भारतवर्ष के जो रहने वाले जो लोग हैं उसके बीच में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे श्लोक हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इंडिया को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसी ज़मीन जिसका जो सदर्न पार्ट है इसको बेसिकली इंडिया के जो चरण हैं, जो पैर हैं, वो माने गए हैं कि जिसके फीट्स को यहाँ पे जो समुद्र है उसके द्वारा कंटिन्यूअस समुद्र, आप देखिए कि अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, तो इन सभी के द्वारा जो जिस तरीके से इंडिया को वो किया जाता है, इसके जो चरणों को कंटिन्यूअस क्लीन किया जाता है, मीन्स जो वेव हैं, समुद्र की जो वेव हैं जो कंटिन्यूअस इसको टकराती हैं इस हमारे कोस्टल एरिया से, तो उसको डिफाइन किया गया है। और जिसका नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो माइटी हिमालयाज हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, उसी एरिया को भारतवर्ष, जो भारतवर्ष है ये डिफाइन किया है। तो भारत वर्ड का जो मेंशन है ये आपको उस समय में देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इंडिया वर्ड के बारे में तो स्टूडेंट्स इंडिया वर्ड भी कोई बेसिकली कोई नया मॉडर्न नहीं है, कोई कॉलोनियल, कोई ब्रिटिश एरा के समय लाके दिया गया वर्ड नहीं है। इसका मेंशन भी आपको इंडिया से ही रिलेटेड है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको इंडस रिवर फ्लो करती है, जो प्रेजेंटली इंडस वाटर ट्रीटी भी है पाकिस्तान के साथ में, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का। तो स्टूडेंट्स ये जो इंडस रिवर है इसी के आसपास इसके जो सदर्न पार्ट के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उसको इंडिया वर्ड यूज़ किया गया उनके लिए। और इस वर्ड का मेंशन आपको 6th सेंचुरी के समय देखने के लिए मिलता है। जो 6th सेंचुरी का जो समय है, बुद्धिज्म का जो एरा है, उस समय में इस वर्ड का मेंशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये तो इंडिया में आने से पहले ही बन के आई थी ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है
जो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया के अंदर आई थी, अलग अलग कंट्रीज की। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनीज के अंदर में यहाँ पे इंडिया का वर्ड का मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया वर्ड है उसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मॉडर्निटी की बात करें, इस इंडिया वर्ड का जो यूज़ है वो आप देखिए कि 1927 के समय हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो लेटर फेज में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा 1927 के अंदर इंडिया वर्ड के बारे में मेंशन किया गया, जैसे उनकी किताब भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1927 में उन्होंने मेंशन किया कि भारत हमारा एंशंट नेम है, बट हमें मॉडर्निटी की तरफ अचीव करना है। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा जो रास्ता है वो नए वेज के थ्रू है, नई मॉडर्निटी को हमको अचीव करना है और वर्ल्ड के अंदर अपना जो एक प्लेस है उसको सिक्योर करना है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिया वर्ड का मेंशन की बात की गई। उसके बाद में आपको 1935 एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, तो इंडिया वर्ड का मेंशन है। 1947 के समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ये आप पॉलिटी के अंदर रीड करोगे इन सभी एक्ट्स के बारे में, ये पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के ही समय। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा 1947 का, तो उस समय भी इंडिया वर्ड को वहाँ पे यूज़ किया गया। तो इस तरीके से इंडिया वर्ड है उसका यहाँ पे मेंशन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर यहाँ पे डिबेट हुआ कि क्या कौन से वर्ड को यूज़ किया जाए, तो दो डिबेट के अंदर इंडिया वर्ड वहाँ पे विनर के रूप में इमर्ज हुआ था। पर कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमर्स ने हमारा जो एंशिएंट ट्रेडिशन है और मॉडर्निटी है दोनों को ही साथ रखा, दोनों को ही बैलेंस बनाया कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से आर्टिकल 1 के अंदर हमारी जो इस टेरिटरी है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इंडिया डेट इज भारत। अब क्या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अगर भारत वर्ड को यूज़ किया जाएगा तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है? तो एक तो अमेंडमेंट, अगर इंग्लिश वर्ड भारत को यूज़ किया गया तो कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट सपोज कीजिए गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी वर्ड भारत को यूज़ किया गया, तो आप देखें कि आर्टिकल 348 क्या बोलता है बेसिकली। आर्टिकल 348 रिगार्डिंग द हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा, या जो हाई कोर्ट्स, जो हमारी जुडिशरी है, हायर जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के रिगार्डिंग में है। तो इसको यहाँ पे हो सकता है कि अमेंड किया जाए उस समय में। तो ये आर्टिकल 1 के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, उसको हमने डिस्कस किया। ये जो ईस्ट आसियान जो समिट है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, यहाँ वहाँ पे ईस्ट एशिया समिट भी होगा, तो उसके बारे में हम लेटर इसी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, और जगह भी इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द कश्मीर के बारे में है। तो कश्मीर के बारे में एक तो ये फार्मिंग प्रैक्टिस है, आप अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो ये फार्मिंग प्रैक्टिस आपने देखी होगी। जब आपकी फसल पकने का जो समय होता है तो उस समय फसल को बचाने के लिए इस तरीके का जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जाता है। मीन्स जो आवाज़ निकालने के लिए ड्रम यूज़ किया जाएगा या कुछ ना कुछ, कि जिससे पक्षी आपकी जो फसल है उसको ख़राब ना करें। तो गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसी गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो प्रैक्टिस है उसकी फ़ोटो दिखाई गई है कि वहाँ पे पैडी की जो फसल है, अब पैडी बेसिकली राइस को ही कहा जाता है, उसका हार्वेस्टिंग का पीरियड है। और पैडी आपको देखिए कि जो राइस है वो बेसिकली कश्मीर का एक स्टेपल फूड है, कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उनके फूड के अंदर में राइस वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि राइस का सबसे ज़्यादा इंडिया में कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर में, प्रोडक्शन भी वहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के अंदर भी आपको काफ़ी देखने के लिए मिलता है कि पंजाब हरियाणा के अंदर बेसिकली राइस को यूज़ किया गया। बट पंजाब हरियाणा के अंदर कोई जो वेदर की जो कंडीशंस हैं वो नहीं है। पंजाब और हरियाणा में जो पानी उगाया जाता है उसके बिहाइंड, जो चावल उगाया जाता है, जो राइस उगाया जाता है, उसके बिहाइंड के रीज़न ये है कि यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी सही है। यहाँ पे जो कैनाल इरिगेशन है, जो फिरोज शाह तुगलक के समय बनाई गई थी, जो तुगलक डायनेस्टी है उस समय यहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं डेवलप की गई, और कैनाल इरिगेशन का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा किया गया था उनके द्वारा। बाद में आपको लॉर्ड डलहौजी के समय देखने के लिए मिलेगा 1954-56 का जो 1854-1856 का जो समय है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी कैनाल इरिगेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी काम किया गया। तो एंशिएंट समय से यहाँ पे कैनाल होने की वजह से यहाँ पे चावल है उसे उगाया जाता है, वाटर का अवेलेबिलिटी है। बट आपको ये पता होगा कि जैसे आप सपोज कीजिए राइस है, एक तो आपका जो खेत है वो यहाँ पे प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मीन्स टोपोग्राफी ऐसे ना हो, टोपोग्राफी बिल्कुल प्लेन हो, और इसके अंदर पानी फिल किया जाएगा।
पानी फिल किया जाता है और इसके अंदर फिर राइस है वो प्लांट किया जाएगा, जिसको बेसिकली एक रोपा प्रैक्टिस या कुछ इस अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं कि रोपा किया गया या पानी उगाया, चावल उगाया गया। स्टूडेंट्स, इसी के अंदर में आप देखिए कि राइस का इस पानी इस तरीके से फिल करने की वजह से यहाँ पे जो सोल्ट है, जो सोल्टीनेस है सोइल के अंदर, वो भी इंक्रीज हुआ है पंजाब हरियाणा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक इशू है मिट्टी के अंदर जो इमर्ज हुआ है टू मच राइस का यहाँ पे कल्टीवेशन करने की वजह से। नेक्स्ट गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। गंदरबाल वही जगह है जहाँ पे आपको खीर भवानी एक यहाँ पे एक टेम्पल है, खीर भवानी एक टेम्पल है। उसमें एक फेस्टिवल मनाया जाता है आषाढ़ का समय, जो मई जून का हमारा समय होता है, मई जून मंथ होता है, उस समय में आषाढ़ के महीने में वहाँ पे खीर भवानी के अंदर एक मेला लगता है। ये पहलगाम भी पास ही है जहाँ पे अमरनाथ यात्रा, वहाँ पे रिलीजियस जो सेक्रेड यात्रा है वो कैरी आउट की जाती है। और इसी गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टेम्पल है जो बेसिकली वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल किया करती थी एंशिएंट समय में, दो हिंदू डायनेस्टी हैं, करकोता डायनेस्टी और उत्पाला डायनेस्टी हैं, करकोता एंड उत्पाला। तो उसके एक लीडर हैं ललित आदित्य मुक्तापिदा। ये आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर रीड करोगे, जब कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर को रीड करोगे तो ललित आदित्य जो मुक्तापिदा हैं, ललित आदित्य मुक्तापिदा, तो उनके समय में इस बेसिकली वहाँ पे जो कुछ टेम्पल्स हैं वो गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए। अब हम बात करेंगे कश्मीर के रिगार्डिंग ही, ये जो 370 का केस चल रहा है उसके बारे में। तो जो पर्सन है जो केस के अंदर जिन्होंने केस फाइल किया था वो 370 के रिगार्डिंग में बेसिकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा तो यहाँ पे जो CGI ने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ट्रस्ट है या नहीं है। क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि 2018 के समय इनके द्वारा वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर एंटी इंडिया जो स्लोगन है, बेसिकली एंटी इंडिया स्लोगन तो जो रेज किए गए, कोई दूसरा जो कंट्री है, हमारा जो एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, उसको प्रेज किया गया, उसके जो स्लोगन्स है वो इनके द्वारा लगाए गए थे वहाँ की असेंबली के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि यहाँ पे फिर CGI के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि ये 370 के रिगार्डिंग में ये यहाँ पे पेटिशन फाइल की गई है इनके द्वारा, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको ट्रस्ट है या नहीं है। फिर कल हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लोगों के लिए भी वर्क करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रस्ट नहीं रखते। बेसिकली हमने कासाब का जो एग्जांपल है उसके बारे में भी डिस्कस किया कि एक टेररिस्ट को भी हमने बेसिकली जो जुडिशियल सर्विस है, जो जुडिशियल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किया, उसका भी केस एक फ्री एंड फेयर वे में ट्रायल जो कंडक्ट किया गया जुडिशरी के अंदर। तो इस तरीके से आप देखिए कि इनके बारे में भी किया गया। तो इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओथ है वो लिया है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले, तो आई हैव द फुल्ली ट्रस्ट इन द सोर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया एफिडेविट के अंदर में। आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया उसके रिगार्डिंग में जो केस है उसको यहाँ पे उसका जो डिसीजन है वो यहाँ पे पेंडिंग है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं सुनाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 370 एंड कश्मीर का जो है दो इशू, जो दो न्यूज़ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि गुजरात के अंदर में स्वामीनारायण जो सेक्ट है, जो स्वामीनारायण सेक्ट है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। आप देखिए कि इस जगह पे एक जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसका भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था अभी कुछ महीना पहले ही वहाँ पे। इसके अलावा आप देखें कि जो स्वामीनारायण जो सेक्ट है जिसकी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, तो बेसिकली गुजरात के अंदर एक जगह है, गुजरात के अंदर बोटाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के अंदर जो बोटाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सालंगपुर नाम की एक जगह है। वहाँ पे सालंगपुर नाम की एक जगह है जहाँ पे एक टेम्पल के अंदर कुछ स्टैचूज़ के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई कि स्वामीनारायण सेक्ट के जो पर्सन हैं, जो मेन इनके जो पर्सन है, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगा दी गई और उसकी रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जो हिंदुइज्म ग्रुप्स के द्वारा उसको ऑब्जेक्शन किया गया। अब आपको बेसिकली स्वामीनारायण सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है। स्वामीनारायण सेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वैष्णव जो सेक्ट है, वैष्णव सेक्ट क्या है? बेसिकली वैष्णव सेक्ट है जो भगवान विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु हैं जिनके अलग अलग रूप हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसी वैष्णव सेक्ट के अंदर रामानुजा हैं। तो रामानुजा से जो अफेक्टेड, आपको रामानुजा से जो इन्फ्लुएंस आपको ये सेक्ट देखने के लिए मिलेगा
स्वामीनारायण। 19 सेंचुरी के समय एक पर्सन हुआ करते थे, 19 सेंचुरी के समय एक पर्सन है जिनके द्वारा इस सेक्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, उनके फॉलोअर्स के द्वारा उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो ये जो पर्सन है उन पर्सन का नाम है सहजानंद स्वामी। इनके बारे में यहाँ पे न्यूज़ के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट, सहजानंद स्वामी। सहजानंद जो स्वामी है, सहजानंद जो स्वामी हैं, बेसिकली इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अंदर गोंडा नाम की जो जगह है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोंडा नाम की जगह है वहाँ पे हुआ था इनका जो बर्थ। और इसके अलावा इन्होंने फिर लेटर फेज में इसका जो रिवाइवल है, इस सेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, इनके फॉलोअर्स यहाँ पे बनते हैं। सो इन सहजानंद स्वामी जी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करें, 1831 से लेकर 1830 तक का इनका 1781 से लेकर 1830 तक का इनका समय रहा है। नीलकंठ के नाम से इनका जो नेम है वो जाना जाता है। गुजरात के अंदर ये सेटल हुए और इन्हीं के द्वारा जो स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल है, एक अक्षरधाम जो टेम्पल उसके बारे में आपने सुना होगा, तो वो इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, इसी सेक्ट के द्वारा। इनके टेम्पल्स आपको हर एक सिटी में देखने के लिए मिलेंगे, जिससे जयपुर के अंदर भी है इनका एक टेम्पल, जो गुजरात के अंदर इनका जो अक्षरधाम टेम्पल है, गुजरात के अंदर जो अक्षरधाम टेम्पल है, ऐसे ही इनका जयपुर के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्वामीनारायण सेक्ट के बारे में कि सहजानंद स्वामी हैं, गोंडा के अंदर जन्म हुआ। वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके एजुकेशन राइट्स के लिए भी इन्होंने प्रोपोगेट किया है। ब्रिटिश के साथ इनका अच्छा को रिलेशन था। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द स्वामीनारायण सेक्ट। इसके अलावा आपको जो सालंगपुर है, जिस ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बोटाद। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात का बेसिकली ये वो पार्ट गया, ये सदर्न पार्ट हुआ, तो बेसिकली ये आपका रीजन हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली अहमदाबाद के पास में सिचुएटेड है। यहाँ पे लोथल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी के पास में लोथल भी है, जो हमारी एंशंट के समय की एक इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लोथल भी इसी के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी जो सालंगपुर नाम की जगह है उसके पास में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द हमारे इलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग में है न्यूज़, दोनों ही न्यूज़। एक न्यूज़ को हमने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था। जो दिल्ली के जो सीएम हैं उनकी वाइफ का यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनके अंदर एनरोलमेंट मिला है, और उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो केस है वो फाइल हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके द्वारा इनको सम्मिन किया गया। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर क्या है। अगर आपका नाम 2 ऐसी अलग अलग जगह पे मिलता है, दोनों जगह आप एनरोल हो, तो बेसिकली इसको वायलेशन माना गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, 2 एक्ट हैं स्टूडेंट से, एक तो 1950 का है, एक 51 का है। दोनों एक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रोविजन है। एक के अंदर इलेक्शन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनेंगी ये सब के बारे में मेंशन किया गया है। 51 के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में है कंप्लीटली बातें। तो 1951 का जो यहाँ पे एक्ट है उसके अंदर इसको वायलेशन माना है कि 2 अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एक एज ए वोटर के रूप में एनरोल हो, तो ये यहाँ पे 1951 के इस एक्ट का वायलेशन है। इसके अंदर आपको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। वायलेशन को अगर प्रूव कर दिया गया, कोई भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में फॉल्स डिक्लेरेशन की कैटेगरी है, उसके अंदर भी इसको रखा गया है। इसके अलावा इसको अनफॉरगिवेबल ऑफेंस है उसके रूप में माना है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जिसके अंदर वोटिंग के रिगार्डिंग में कुछ अमेंडमेंट भी आए थे। देखिए, जैसे आधार कार्ड को उसके साथ में लिंक करने के रिगार्डिंग में था, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है, उन सब के बारे में रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके बारे में भी आप रीड करना। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एच.डी. देवगौड़ा। तो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग किया करते हैं ये पर्सन। हसन नाम की जो जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बट इनका एफिडेविट के अंदर कुछ इनके द्वारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, एफिडेविट के अंदर इन्होंने दी। और गलत इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी कि अपना जो असेट्स है उनको क्लियरली इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर इलेक्शन का आपका एफिडेविट है, उसके अंदर अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन माना जाता है। वहाँ पे भी आपका जो इलेक्शन है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये आप रीड किया होगा आपने इलेक्शन
प्रोसीजर्स के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके द्वारा स्टे की मांग की गई है हाई कोर्ट के द्वारा कि मेरा इलेक्शन आपने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, बट अभी इस डिसीजन के ऊपर आप स्टे लगाइए जब तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट में ना जाऊँ। तो इस तरीके से ये न्यूज़ था रिसेंटली। हसन कर्नाटक के अंदर है, उसके बारे में आप देख लेना। कर्नाटक से रिगार्डिंग में एक और न्यूज़ है, आज दशहरा के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है जिसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द जो मराठाज को जो रिजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग में है। वहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो 50% का जो कैप है हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर, जो 50% का जो कैप है उसको रिमूव करने की इन्होंने बात की कि 50% के कैप को रिमूव करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब आप देखिए कि इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। 50% का ये कैप है वो क्या है। आप देखिए कि 1992 के अंदर जो आफ्टर द मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया गया और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास का एक इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस का एक जो ग्रुप है वो बनाया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे 92 के अंदर एक केस आता है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, तो इंदिरा साहनी केस के अंदर इंदिरा साहनी की जो केस है, इंदिरा साहनी केस है, उसके अंदर कहा गया था कि जो रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो 50% ही रहना चाहिए। 50% यहाँ पे ओपन रहेगा। 50% के अंदर आप सारी रिजर्वेशन दे दीजिए, 50% ओपन रहेगा। उसको कैपिंग को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मराठाज को जो रिजर्वेशन दिया गया था 16% रिजर्वेशन इनको दे दिया गया था। सॉरी 18 था या 16 था, ऐसे कुछ था, 16 है या 18 है, ऐसा कुछ इनको रिजर्वेशन दिया गया 2017 के अंदर में। फिर एक बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इनका गया इनका केस। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस लिमिट को थोड़ा रिड्यूस कीजिए। रिजर्वेशन को तो इन्होंने वैलिड माना था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। बेसिकली बोला मराठाज आर नॉट द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है उनके पास में और बैकवर्ड नहीं है। इसके अलावा उनका जो रिजर्वेशन है लिमिट को भी क्रॉस करता है, जो 50% का कैपिंग है उसको भी क्रॉस करता है। तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन केस को। यहाँ पे जो रिजर्वेशन की कैपिंग के हटाने की बात की गई है इन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। प्रेजेंटली वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो मराठवाड़ा रीजन है, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, उसके अंदर बेसिकली आपको ड्रोट की सिचुएशन बहुत देखने के लिए मिलेगी वहाँ पे। एक तो देखिए आप जब भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी बड़ा रोल है। अब ये बेसिकली आप सपोज कि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ये जो पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है, अब यहाँ से जो बारिश की जो रेन बियरिंग जो विंड्स हैं वो आती हैं वेस्टर्न घाट के इस पार्ट को काफ़ी, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको काफ़ी बारिश यहाँ पे मिलेगी। यहाँ तक बारिश की जो विंड्स हैं वो पहुँचेंगी, बट इंटीरियर पार्ट के अंदर जो मॉइस्चर है वो नहीं पहुँचता है। इसकी वजह से यहाँ पे ड्रोट की सिचुएशन क्रिएट होगी। आप देखिए कि 2015-16 के समय तो ऐसा सिचुएशन आया था, उस समय में थोड़ा जोग्राफिकल कंडीशंस भी वैसे डेवलप हुई कि वहाँ पे जो पानी है, जो दूसरी जगह से पानी है वो भेजा गया था। ट्रेन, जो वाटर ट्रेन है वो वहाँ पे भेजी गई मराठवाड़ा के अंदर में स्टूडेंट्स, इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पे शुगर केन को काफ़ी उगाया जाता है, शुगर केन काफ़ी उगाया जाता है। और शुगर केन की वजह से भी उसको भी एक रीजन माना था वहाँ पे कि शुगर केन की वजह से जो पानी है, क्योंकि शुगर केन की फसल को पानी की ज़रूरत है, तो शुगर केन को वहाँ पे एक रीजन माना था कि ये इसको उत्तर प्रदेश के अंदर उगाना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा, पर महाराष्ट्र का जो क्वालिटी का जो शुगर केन है वो उसका जो मुकाबला है वो नहीं किया जा सकता। उसके बिहाइंड में वहाँ का जो मिट्टी है, मिट्टी भी एक रीजन है, वहाँ का जो सोइल है वो इसका एक काफ़ी बड़ा रोल है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द मराठवाड़ा के इस रीजन के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात की गई। इस रीजन को रिजर्वेशन है जो दे देना चाहिए वहाँ के जो मराठाज हैं उनको, और कैपिंग की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। उनके द्वारा कहा गया कि G20 के इस मौके के ऊपर हमको यहाँ पे ग्लोबल वे में जो फाइनेंशियल थ्रेट्स हैं उनको यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो ड्रग माफिया हैं, टैक्स हेवन्स हैं, राउंड ट्रिपिंग के थ्रू जो पैसा आता है, सपोज कीजिए राउंड ट्रिपिंग के थ्रू पैसा कैसे आएगा। जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस के साथ इंडिया ने यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऐसा कुछ साइन किया। तो इंडिया का सपोज कीजिए कोई पर्सन है, उसके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे कोई कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में उस कंट्री से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा और वहाँ से
मीन्स सेल कंपनियां इस तरीके से क्रिएट की जाती हैं, तो फिर यहाँ मॉरिशस के थ्रू वो पैसा है वो इंडिया में आएगा। तो ये जो टैक्स बचाने की रिगार्डिंग में टैक्स इवेजन की कुछ टेक्निक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनके पर्सनस के द्वारा यूज़ की जाती हैं। तो राउंड ट्रिपिंग का जो पैसा है, जो टैक्स हेवन्स हैं, इन सभी को डील करने के रिगार्डिंग में एक रेगुलेशन है उसको डेवलप करने की बात की गई है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो हमारी फिनटेक इंडस्ट्री को जो थ्रेट्स हैं उनको भी रिजोल्व करने की बात की है। फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में जो अलग अलग कंपनियां हैं, डिजिटल चाहे मनी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग में, डाटा के रिगार्डिंग में कि डाटा का प्रोटेक्शन कैसे होगा, क्या डाटाज को किसी के द्वारा यहाँ पे मिसयूज़ तो नहीं कर लिया जाएगा। तो ये जो भी थ्रेट्स हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की कि G20 की इस आने वाली मीटिंग के अंदर इस तरीके से यहाँ पे किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कल भी आप देखिए हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है हमारे RBI का, उन्होंने माना था कि हमारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हाईली सिक्योर है, हाईली ट्रांजैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा SBI ने जो अपना UPI के साथ भी उसको कनेक्ट किया था, उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, कल वो न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट इज अबाउट द दशहरा फेस्टिवल है हमारा। अब आप देखिए कि ये पीछे जो महल है, पीछे जो बेसिकली महल है, ये है मैसूर का, मैसूर का जो इलाका है। तो ये आपको यहाँ पे जो दशहरा है वो मनाया जाता है। ये काफ़ी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, जो रजनीकांत की जो मूवी है सदर्न इंडिया के अंदर, तो उनकी एक मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप कभी देखना उसको, लिंगा नाम है शायद, लिंगा नेम है उनकी मूवी का। उसका मीनिंग वही है कि और एक डैम के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही मैंने डिस्कस किया आपसे, कभी समय मिले तो देख लेना, कभी आपको जब भी समय मिले। उसी को मेन मोटिव मत बना लेना कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस मूवी देखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैसूर का ये जो महल है, मैसूर का महल है, और ये बेसिकली यहाँ पे जो एलिफेंट्स के थ्रू जो प्रैक्टिस की जा रही है ये है दशहरा फेस्टिवल की रिगार्डिंग में। आप देखिए कि मैसूर के अंदर जो दशहरा मनाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के दशहरा से काफ़ी अलग है। वहाँ पे जो दशहरा है वो माँ दुर्गा से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे जो दशहरा मनाया जाता है वो भगवान श्री राम से रिलेटेड है, कि भगवान श्री राम ने रावण को वहाँ पे डेथ कर दिया, रावण का डेथ हो गया, उसके बाद में विजयदशमी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है, जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, वहाँ से ये जो एलिफेंट्स हैं वो लाए जाते हैं। अभी एक तो आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि नागरहोल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट मैसूर के इस महल के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है कि इस मैसूर के इस फोर्ट का जो डेवलपमेंट है किन्होंने किया था, किनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया। और मैसूर का जब भी नाम आए तो टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम ना आए तो ये भी आपको ना होना चाहिए, उसको भी आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंटली GI टैग भी काफ़ी सारे हैं मैसूर के रिगार्डिंग में, जैसे मैसूर पाक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे GI टैग है। फूड के लिए काफ़ी फेमस है मैसूर, वहाँ के कॉफ़ी का प्लांटेशन भी काफ़ी देखने के लिए मिलता है मैसूर के आसपास आपको, जो कुर्ग का रीजन है वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली ये दशहरा फेस्टिवल के रिगार्डिंग में है, वहाँ पे 1 मंथ के आसपास जो दशहरा है वो मनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर एक कोटा, राजस्थान के अंदर कोटा जो एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल IIT JEE नीट इनके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोचिंग है वहाँ पे। तो कोटा के अंदर भी एक दशहरा का फेस्टिवल आपको काफ़ी वन मंथ के आसपास देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे जो फेयर है वो लगाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द इंडियन PM जो आसियान की मीटिंग के लिए गए हैं उसी के बारे में है। तो यहाँ पे आसियान के बारे में लिटिल बिट डिस्कस करेंगे कि आसियान क्या है। आसियान के बारे में आपको एक तो पता होना चाहिए कि आसियान है क्या। आसियान बेसिकली एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशिया के जो एशियन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है। 10 कंट्री हैं इसके अंदर, आसियान के अंदर में। हम आसियान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 10 कंट्री हैं। 1969 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट, 67 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट आता है। एक वहाँ पे एक डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन का नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर में इस आसियान का इस्टेब्लिशमेंट आएगा। 10 कंट्री हैं इसके अंदर में। याद करने का एक तरीका है, एक निमोनिक है MBBS। MBBS किया आपने,
पीटीवी नाम का एक चैनल हुआ करता था जिसपे गुरु बानी का भी कंट्रोवर्सी हुआ था, वो पीटीसी था वैसे एक्चुअली नाम उसका, तो पीटीवी और एलआईसी, ये 3 वर्ड आप याद कर लीजिए, एमबीबीएस, पीटीवी एंड एलआईसी। यहाँ पे एक लिटिल बिट चेंज भी है कि बी से आपको ब्रुनई है और बी से आपको यहाँ पे याद रखना है कि म्यांमार का जो एंशियंट नेम है बर्मा, तो बी से यहाँ पे आपको जो डिनोट करना है, तो एम से मलेशिया हुआ, एम से हुआ मलेशिया, बी से हुआ ब्रुनई, बी से हुआ म्यांमार क्योंकि बर्मा उसका पुराना नाम है, एस से सिंगापुर हुआ, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये 10 कंट्रीज का ये ग्रुप है आसियान। इंडिया का इनके साथ काफ़ी अच्छा एसोसिएशन है, एंशियंट लिंकेज है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में भी हमने हमारा जो रिलेशन है उसको डेवलप किया है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारे ऑनरेबल पीएम इसकी मीटिंग के लिए गए हैं। चाइना के द्वारा जो मैप लाया गया जिसको इन सभी कंट्रीज ने लगभग वहाँ पे वायलेशन माना है अपनी टेरिटरी का, सदर्न एशिया, सदर्न जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर वायलेशन माना, उनके काफ़ी सारे ऐसे टेरिटोरियल एरियाज़ को दिखा दिया गया उस मैप के अंदर में, तो उसके अगेंस्ट में बात की जाएगी। और इसके अलावा अपनी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसे कैसे एंडोर्स किया जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑनरेबल पीएम सर यहाँ पे इंडिया जो आसियान मीटिंग है उसके अंदर में। आसियान का जो सेक्रेटरीट है उसके बारे में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जकार्ता नाम की जो जगह है जहाँ पे ऑनरेबल पीएम सर गए हैं, यही वहाँ पे हेडक्वार्टर है आसियान का। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द आसियान। अब अगर हम बात करें आसियान के, यहाँ पे आपको एक देखने के लिए मिलती है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट, अब ईस्ट एशिया समिट के अंदर आप देखो कि आप सपोज कीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे ये सारे कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको 8 कंट्रीज और ऐड करने हैं, इन 10 कंट्रीज के साथ में 8 कंट्री और ऐड करने हैं। तो यहाँ पे है साउथ कोरिया और जापान, साउथ कोरिया और जापान, तो 2 कंट्री हैं, साउथ कोरिया और जापान है, इंडिया और चाइना है, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। सपोज कीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, कल हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था 2-3 आइलैंड, सोलोमन आइलैंड है, वेनेतुअन जो जगह है जहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, फिजी है। तो यहाँ पे टोटल 6 कंट्री हुए, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और 2 बिग पावर रशिया एंड यूएसए, रशिया एंड यूएसए। इस तरीके से 8 कंट्री बन के बनाते हैं ईस्ट एशिया समिट। 2005 के समय फर्स्ट टाइम ईस्ट एशिया समिट का मीटिंग हुआ और उसी ईस्ट एशिया समिट के अंदर यहाँ पे आसियान के कंट्रीज़ के साथ में जो इंटरकनेक्शन है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको ये और पता होना चाहिए, आसियान के कंट्रीज़ के साथ मिलके हमने आरसीईपी एक इकोनॉमिक यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। 2016 के समय आया था ये, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया ने बाद में इसको ज्वाइन नहीं किया कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसमें आरसीईपी के अंदर 2 कंट्री नहीं है, इन 8 में से 2 कंट्री निकाल दो। 2 कंट्री कौन से जो बिग पावर हैं, रशिया और यूएसए। रशिया एंड यूएस को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिए, 6 कंट्री यहाँ पे बसते हैं, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया, जापान है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है और 10 कंट्री आसियान की। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के फार्मर्स ने विरोध किया कि न्यूजीलैंड के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री है, वहाँ की जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखिए कि न्यूजीलैंड की जब भी वो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो इंडिया के अंदर अपना जो व्यापार है वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमारे यहाँ पे जो जितनी भी डेयरी एंड फार्मिंग इस फूड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो उसके अगेंस्ट में जो कॉलम्स हैं या प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं उधर न्यूजीलैंड के अंदर, डेयरी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि आसियान की जो 226 की जो मीटिंग होगी तो उसकी में म्यांमार को यहाँ पे लीडरशिप नहीं दी जाएगी, ये बात की गई है क्योंकि म्यांमार के अंदर प्रेजेंटली वहाँ की आर्मी का रूल है। वहाँ पे जो लीडर हुआ करती थी आंग सान सू की को बेसिकली नज़रबंद कर दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और आर्मी के द्वारा जो पावर है, जो कूप है वो कर लिया गया वहाँ पे 2021 के इनिशियल फेज के अंदर फरवरी में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द म्यांमार। और बट आप देखिए कि एक बार एक न्यूज़ आया था, एक आर्टिकल आया था बेसिकली कि जिन भी पर्सन को नोबल प्राइज़ दिया जाता है वो आगे हमेशा वो पीस नोबल के अगेंस्ट में जाके कुछ काम करेंगे। जैसे अबे अली अहमद हैं नाम की जो पर्सन हैं इथोपिया से, उनको दिया गया, इथोपिया से जब उनको दिया गया तो उन्होंने एक डैम बनाने की बात की कि हम नाइल रिवर के ऊपर एक डैम बनाएंगे और वहाँ पे एक एरिया के अंदर टिग्रीज रीजन है उसके लोगों को काफ़ी ज़्यादा उधर जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है ये सब मिला।
आंग सान सूकी को यहाँ पे जो पीस प्राइज दिया गया है, बट उसके अगेंस्ट में आप जाके देखिए कि आंग सान सूकी ने फिर वहाँ पे म्यांमार के अंदर जिस तरीके से रोहिंग्याज को प्रोसिक्यूट किया गया उसके अगेंस्ट में उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी भी कुछ बात नहीं बोली। रोहिंग्याज को जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया, तो एक बार एक एडिटोरियल आया था बेसिकली द हिंदू के अंदर, जिसमें मेंशन किया गया था कैसे हमारे जो नोबल प्राइज जिनको दिया गया है पीस का, जैसे बराक ओबामा की रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी आपको देखने के लिए मिलेगी कि बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2008-9 के समय, और उसके बाद में कैसे उनके द्वारा जो अलग अलग एरियाज के अंदर बॉम्बिंग की गई, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा उनको यहाँ पे जो अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक एडिटोरियल था जिसमें कुछ ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन थी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे हिमालयन स्टेट्स के बारे में, और इसी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ और है न्यूज़पेपर के अंदर कि केरल का जो हाई कोर्ट है, पहले हम केरल की जो न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। केरल का जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि हमारे यहाँ पे भी इडुक्की नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो इडुक्की नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जो मुन्नार का जो रीजन है, उस मुन्नार के रीजन के अंदर भी ऐसी जो हमको कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हमारे उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कितना करना चाहिए, क्या वहाँ की कैपेसिटी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरी करने के रिगार्डिंग में। क्योंकि स्टूडेंट 2020 के समय इस मुन्नार के रीजन के अंदर, इस इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक लैंडस्लाइड हुआ था। 2020 के समय एक लैंडस्लाइड का जो केस है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। केरल हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिमालयन स्टेट्स के लिए, जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए कमेटी बनाई गई है 13 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी, जिसके अंदर वहाँ का जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिस्कस किया जाएगा। वहाँ के सिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनके बारे में, तो हमको भी यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस इडुक्की के एरिया के अंदर, मुन्नार के एरिया के अंदर। अब यहाँ पे आपको केरल के बारे में एक आप देखिए कि ये इंडिया का पार्ट है, ये केरल है, सपोज कीजिए केरल है। यहाँ पे आपको ये जो ईस्टर्न साइड में जो एरिया है ना, उधर आपको ये देखने के लिए मिलेगा मुन्नार का जो रीजन है, मुन्नार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली वेस्टर्न पार्ट की तरफ नहीं है, ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। केरल का ईस्टर्न पार्ट, केरल का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के साथ में एरिया शेयर करता है, उस तरफ आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट किस वजह से फेमस है? मुन्नार कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। मुन्नार के अंदर आपको कॉफ़ी काफ़ी देखने के लिए, कॉफ़ी एंड टी का वहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए, कॉफ़ी का तो आप कर्नाटक के अंदर भी देखिए, रोबस्टा कॉफ़ी है, कुर्ग का कॉफ़ी है, वो भी काफ़ी, कर्नाटक के अंदर भी कॉफ़ी का काफ़ी है। रोबस्टा कॉफ़ी को तो जीआई टैग भी मिला है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें मुन्नार के बारे में, ये हमने डिस्कस किया। अब हम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नेशनल पार्क भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेशनल पार्क का नाम है इराविकुलम। इराविकुलम इराविकुलम नेशनल पार्क किस वजह से जाना जाता है? उनकी बेसिकली जो नीलगिरी तहर हैं, जो उनकी गोट हैं, उसके लिए जाना जाता है। नीलगिरी तहर वहाँ पे मिलती हैं। नीलगिरी तहर आपको पता होगा कि कौन से स्टेट का यहाँ पे एनिमल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना नीलगिरी तहर के बारे में अगर आपको पता हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केरल कि हमारे यहाँ भी एक एक्सपर्ट कमेटी बने। अब हम बात करेंगे इस एडिटोरियल के बारे में जिसके अंदर डिस्कस किया गया है हमारे इस 13 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई है उसके बारे में। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो हिली एरियाज में कैसे करना है। प्लेन्स के जो एरिया हैं, प्लेन्स के एरिया की तरह हमको यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करना है हिली एरियाज के अंदर में, ये इसके अंदर डिस्कस किया गया। सबसे पहले बताया गया कि हमारे सीजीआई के द्वारा जैसे ही हमारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन हुआ उसको देखते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिव यहाँ पे स्टडी किया जाएगा कि हिमालयन रीजन हमारे यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए तैयार है या नहीं है। अभी कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी इस कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको एक इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है या पॉपुलेशन जो बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि कैरिंग कैपेसिटी कोई भी एक बायोम है हमारे इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा एक बायोम है, बायोम का कैरिंग कैपेसिटी है या नहीं है इस स्पीसीज को कैरी करने के रिगार्डिंग में,
और देखिए कि बायोम के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि बायोम की अगर कैरिंग कैपेसिटी लीड होती है, अगर इंक्रीज होगी किसी भी बायोम के अंदर में, चाहे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के अंदर यहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर्स के ज़्यादा मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग का सिचुएशन होगा। और जब भी ओवर ग्रेजिंग का सिचुएशन होगा तो इन्वेजिव जो स्पीसीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल जाएंगी इस बायोम से, जो बाहर की जो स्पीसीज हैं। तो बेसिकली उसी वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेजेंटली जो हमारा हिमालयन स्टेट्स का जो बायोम है उसके अंदर भी जो राइजिंग पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, और वहाँ की जो टोपोग्राफी एंड जियोग्राफी जो हाईली अनस्टेबल है, उसको देखते हुए हमें कैरिंग कैपेसिटी को एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि कैसे हमें वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट बात की गई कि 2013 के समय फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, एक कमेटी को यहाँ पे बनाया गया। कमेटी का नाम हमने ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस किया है, नाम है रवि चोपड़ा कमेटी। नाम है रवि चोपड़ा कमेटी। इस रवि चोपड़ा कमेटी के बारे में अच्छे से रीड करना स्टूडेंट्स, काफ़ी बार इसको मेंशन किया गया है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में। आपके मेंस के समय आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो। तो रवि चोपड़ा कमेटी बनाई। रवि चोपड़ा कमेटी के द्वारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इस हाईली अनस्टेबल जो हमारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन किया गया कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से कैसे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कैसे वहाँ पे एक अनस्टेबल माहौल है वो बना है, जिसकी वजह से डिजास्टर्स हैं वो आ सकते हैं, उसके बारे में उसके द्वारा एग्जामिन किया गया। बट वहाँ पे जो रोड की वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स जो चल रही हैं उसको ऐड नहीं किया गया है उस कमेटी के अंदर में। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से रोड्स को वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिस तरीके से तरह तरीके के जो हाईवेज वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ से टनल को क्रॉस करवाना, हाईली अनस्टेबल पहाड़ है उसके वहाँ से आप टनल्स को क्रॉस करवाओगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस अनसस्टेबल टोपोग्राफी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अनसस्टेबल टोपोग्राफी के अंदर एवरी फेज को यहाँ पे इंटरलिंक करते हुए स्टडी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किया गया कि 2020 के समय भी हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया था कि एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा वहाँ पे सेंसिटिव जोन्स के अंदर, हिली स्टेशन, सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर में उस स्टडी को यहाँ पे कैरी आउट किया गया। बट देखिए कि उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से आप यहाँ पे हमारा जो जोशी मठ है, जो हमारा जोशी मठ का क्राइसिस जनवरी के अंदर हुआ। फिर से एक डिबेट वहाँ पे स्पार्क हुआ, डिबेट वहाँ पे स्टार्ट हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जरूरी है या इकोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हिमालय के अंदर में हमारे यहाँ पे जिस तरीके का डिजास्टर आया है पिछले महीने, उसी को देखते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर आए कि हमको जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके अंदर जब भी डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो जो प्लेन्स का जो एरिया है उसकी तरह आप नहीं कर सकते वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको वहाँ के नो गो जो जोन्स हैं, जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, उसको वहाँ पे रेस्पेक्ट करना ही होगा, वहाँ की टोपोग्राफी को रेस्पेक्ट करना ही होगा। आप डेवलपमेंट कीजिए बट वो भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आप उससे एक्सेस में करोगे, पॉपुलेशन वहाँ पे एक्सेस में इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक्सेस के अंदर होगा, तो उसके जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अनसाइंटिफिक मैनर में जो भी किया जाएगा उसके यहाँ पे इफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द इस एडिटोरियल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हिली एरियाज़ के अंदर करना है उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे गैबोन के बारे में। गैबोन नाम का जो कंट्री है वो अफ्रीका के अंदर है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। सपोज कीजिए अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे है सिचुएटेड गैबोन। जो गिनी बे है उसके पास में सिचुएटेड है गैबोन। अब गैबोन के अंदर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, गैबोन के अंदर वहाँ पे जो नई जो पर्सन है वो पावर के अंदर आए हैं, वहाँ के जो कूप है वो किया गया है गैबोन के अंदर में। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, इस यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी फॉर्मर कॉलोनी है जो फ्रांस की कभी कॉलोनी हुआ करते थे, उन्हीं के यहाँ पे जो कूपिंग है वो देखने के लिए मिला है, कि वहाँ पे कूप हुआ है। तो
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिसेंटली कौन कौन से कंट्रीज के अंदर ये कैरी आउट हुआ, जैसे सूडान है, माली है, बुर्किना फासो है, ये न्यू गिनिया है। तो ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बेसिकली ये जो कूप है वो स्टार्ट हुआ, और कूप स्टार्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स ये देखिए कि वहाँ पे अनस्टेबल जो मूवमेंट है, अनस्टेबल जो माहौल है वो बना है। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर बेसिकली क्यों किया गया, उसके बिहाइंड के रीजंस क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो दो रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं कि इन सभी जो ट्रेडिशनल रिजाइम्स हैं वो वहाँ की जो लोगों की जो प्रेशर है या जो जनरेशन गैप जो रिस्क टेकिंग जनरल्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे जो कूप्स हैं वो किए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो बिग पावर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो कोई ना कोई वहाँ पे इंटरवेंशन वो आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी कुछ रीजन्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अभी प्रेजेंटली जितने भी कूप हुए हैं ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे किसी समय में। फ्रांस की कॉलोनी होने के बाद में आप देखिए कि जो माली एंड बुर्किना फासो हैं, जो माली एंड बुर्किना फासो हैं वहाँ पे रसिया का इंटरवेंशन इंक्रीज हुआ है, रसिया के द्वारा कूप करवाया गया, रसिया के द्वारा एक ग्रुप है उसको प्रिपेयर किया गया और वहाँ की जो स्टेबल जो रिजाइम है उसके अगेंस्ट में जाके जो कूप है वो किया गया। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर रसिया का यहाँ पे अधिकार होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गैबोन के बारे में, तो गैबोन के अंदर फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस के द्वारा इनका जो ट्रेड है उसको यहाँ पे सिक्योर किया जाता था। बट अब देखिए कि जो नया यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, फ्रांस को रिप्लेस कर दिया गया है चाइना के साथ में, इस एरिया के अंदर चाइना के साथ में इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पे अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो रिसोर्स रिच हैं, बट वहाँ के जो जनरल्स, कुछ ऐसे जनरल्स हैं या पॉलिटिकल अनस्टेबल रीजन होने की वजह से वहाँ पे इस तरीके की जो कोप की जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हुई हैं, जो प्रेशर टेकिंग, जो यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो जनरल्स हैं उनके द्वारा इस तरीके से जो कूप्स हैं वो किए जाते हैं। गैबोन की अगर हम बात करें, ओपेक का ये कंट्री है। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 के समय बगदाद कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है। और ये ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, वेनेजुएला है, ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया, और इसके अलावा आप देखिए कि जो कुवैत का जो कंट्री है उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था ओपेक को। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल रिच है, काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं इस गैबोन के अंदर हैं। तो इस तरीके के चाइना के द्वारा जो कूप करवाया गया है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो जितने भी जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा किया जा सके। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द गैबोन के बारे में। इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, गैबोन के बारे में ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना होने की वजह से या इकोनॉमिक इक्विटी ना होने की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूस जो कूप हैं वो कैरी आउट किए गए हैं। कुछ न्यूज़ और हैं जिनको हम आपको डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है काफ़ी लेंदी हो गया स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच।